हेलो फ्रेंड्स, लो विजार्ड गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं जीएसटी की और जीएसटी के बारे में सामान्य जानकारी की कि सर जीएसटी होता क्या है और कितने तरह का होता है और जितने भी तरह का होता है वो कब कब लगा करता है और जीएसटी एक किस तरह का टैक्स है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि भारत में दो तरह के टैक्सेस हुआ करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जब जिस व्यक्ति पे वो टैक्स लगा वो टैक्स भी उसी की जेब से लेकर गवर्नमेंट को जमा किया जाएगा, यानी कि टैक्स का लगना, जिसे कानून की भाषा में कहा जाता है लेवी ऑफ टैक्स। सर ये टैक्स लगता किस पर है? जो उस टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन है ये टैक्स उसी पर लगता है। यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है उस पर इनकम टैक्स एक्ट लगेगा, यानी लेवी होगा। तो सर जिस व्यक्ति पर वो लगा और टैक्स भी उसे अपनी ही कमाई हुई इनकम पर अपनी ही जेब से देना पड़े तो सर वो डायरेक्ट टैक्स होगा। देना पड़े का मतलब यह है कि टैक्स जिस पर लगा उस टैक्स का बर्डन भी यदि उसी व्यक्ति पर आया तो वो डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा, जैसा नाम से ही प्रतीत होता है। जैसा मैंने बनाया भी आपके सामने, भारत में टैक्स दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब सर टैक्स जिस व्यक्ति पर लेवी हुआ उसी व्यक्ति पर बर्डन भी उसी का है, यानी कि दोनों इंसिडेंट्स एक ही व्यक्ति पर हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट और जैसे कि इंटरनेशनल टैक्स। यानी कि मिस्टर एक्स पर यह टैक्स लगा है, मिस्टर एक्स इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है तो मिस्टर एक्स को ही यह टैक्स अपनी जेब से देना है, यानी कि लगा भी उन्हीं पर है, बर्डन भी उन्हीं पर आता है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स, यानी कि सेम पर्सन पर जिसका इंपैक्ट देखने को आपको मिले। पर इनडायरेक्ट टैक्स की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो इनडायरेक्ट टैक्स लेवी किसी और व्यक्ति पर होता है, उसका बर्डन किसी और व्यक्ति पर होता है। इसका मतलब सिंपल सा है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो व्यक्ति रजिस्टर्ड है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी, तो व्यक्ति जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है जीएसटी लगेगा उसी पर सर वो उसे अपनी जेब से देना नहीं पड़ता है, यानी कि उस टैक्स का बर्डन उसके ऊपर नहीं आता है। मान लीजिए आप एक ट्रेडर है, डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, आप किसी गुड्स की सप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, तो आप जो इनवॉइस चार्ज करते हैं उसके अंदर वो अपने कस्टमर से पैसा लेते हैं, उसी इनवॉइस में आप जीएसटी भी लगाते हैं और वो जीएसटी का पैसा आप अपने कस्टमर से इनवॉइस के थ्रू, बिल के थ्रू आप कलेक्ट कर लेते हैं और वो पैसा गवर्नमेंट को पे करते हैं। चूंकि जीएसटी लगा आपके ऊपर, जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन आप हो, रजिस्ट्रेशन आपने ले रखा है, टैक्सेबल पर्सन आप हो, तो कहा जाएगा कि ये लेवी आपके ऊपर हुआ है, ये लेवी आपके ऊपर हुआ है। पर यदि भार की बात किया जाए, बर्डन की बात की जाए, तो ये बर्डन आपके ऊपर नहीं आया, क्योंकि आपने अपने कस्टमर से रिकवर कर इसे गवर्नमेंट को पे किया है, अपनी जेब से आपने इसे पे नहीं किया, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको दोस्तों आई होप बात समझ में आई होगी। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर लेवी और बर्डन दो अलग अलग व्यक्तियों पर हुआ करता है, इसका एग्जांपल है जीएसटी और कस्टम। तो ये है हमारे दो तरह के टैक्स, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। सर जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, हमें समझना है जीएसटी क्या है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी लगता कब है? सर जीएसटी सप्लाई पर लगता है। किस पे लगता है? सप्लाई पर लगता है। आप सेल कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, रेंट पर दे रहे हैं, बार्टर कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। दूसरी बात, जीएसटी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। किस पे लगता है दोस्तों? गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। ये गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, एक्ट के अंदर इनकी डेफिनेशन दी हुई है। गुड्स में कहा है कि किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी यदि उसकी आप सप्लाई करते हैं, मूवेबल का मतलब है जिसे आप ऐसे का ऐसा ही मूव कर सके, विदाउट डिसमेंटलिंग, विदाउट तोड़फोड़, किसी भी तरह की तोड़फोड़ किए बिना, किसी भी तरह का डिसमेंटलेशन किए बिना आप यदि ऐसे का ऐसा ही किसी गुड्स को मूव कर सकते हैं, दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं, तो सर वो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगी और उस पर जीएसटी लगेगा। पर आगे कहा है कि गुड्स के अंदर ना तो मनी है ना सिक्योरिटीज है, यानी कि मैं पैसे में लेन देन करूं, है ना, मैंने 1000 रुपए दिए, 1000 रुपए लिए, ठीक है, बैंक में मैंने 10,000 रुपीज जमा करा है या 10 लाख रुपए जमा करा है, तो सर ये मनी ट्रांजैक्शन है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ओके, पर यदि बैंक उस पर कमीशन चार्ज करता है या बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, यानी कि एडिशन टू मनी, मनी के अलावा कुछ अतिरिक्त चार्ज किया जा रहा है, कमीशन, इंटरेस्ट,
चेक की डिपॉजिट फीस एक्सेट्रा, ड्राफ्ट फीस, ड्राफ्ट चार्जेस, तो सर एडिशन टू मनी कहलाएगा और सर उस पर जीएसटी लगेगा और उस एक्टिविटी को सर्विस में शामिल किया जाएगा। तो ये तो हुई गुड्स की बात। गुड्स की बात, यदि सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज क्या होता है सर? सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 107 में दी हुई है, सेक्शन 2 क्लोज 102 के अंदर दी हुई है, आपको उस पर जोर नहीं डालना है। सर्विसेज का मतलब होता है एवरीथिंग, मतलब जो भी गुड्स में शामिल नहीं है, जो भी मनी में शामिल नहीं है, जो भी सिक्योरिटीज में शामिल नहीं है। हां, सिक्योरिटीज को भी गुड्स में कवर नहीं किया गया है। जैसे कि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग परचेजिंग करते हैं, है ना, बॉन्ड्स, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स में ट्रेड करते हैं, वो शेयर मार्केट वाले जानते हैं, ठीक है। तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है, ना तो उसे सर्विस माना जाता है, ना ही उसे गुड्स माना जाता है। तो सर सर्विसेज क्या है? सर्विसेज में सब कुछ शामिल है जिसमें गुड्स, मनी और सिक्योरिटीज को हटा दिया गया है, ठीक है सर। तो ये बात समझ में आई सर, गुड्स और सर्विसेज पर जीएसटी लगता है और वो लॉ में गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन के हिसाब से हमें चेक करना होगा। अब क्या गुड्स और सर्विसेज पर ऑटोमेटिकली जीएसटी लग जाता है? तो दोस्तों गुड्स और सर्विसेज पर ऑटोमेटिकली जीएसटी नहीं लगता है। पहली बात, आपको एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, यानी कि जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ होना चाहिए, तो ही जीएसटी आपके ऊपर लगेगा। और आप गुड्स और सर्विसेज की सेल या सप्लाई करने वाले व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है सर। यदि आप सप्लाई करते हैं गुड्स की या सर्विसेज की और आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो सर आप पर जीएसटी लगेगा, सब्जेक्ट टू आपको वो सप्लाई इंडिया के अंदर की हुई होनी चाहिए। यदि इंडिया के बाहर आप सप्लाई करेंगे तो सर वो एक्सपोर्ट माना जाता है और एक्सपोर्ट पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, कस्टम भी नहीं लगता। भारत ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए उसे टैक्स के दायरे से बाहर कर दिया गया है। तो ये हुई सर बात जीएसटी की। अब मैं बात करता हूं जीएसटी कितने तरह के होते हैं। जीएसटी 4 तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पर तो 4 तरह के टैक्स लग जाएंगे या 4 तरह के टैक्स होंगे। तो जो भी लोग रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं वो जान लें कि ये टैक्स चारों तरह के आपके ऊपर नहीं लगते हैं, हमेशा नहीं लगते हैं। ये इवेंट्स पर लगते हैं, ये सप्लाई पर लगते हैं कि आपने इंडिया में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करी है या विद इन द स्टेट आपने सप्लाई करी है। तो दोस्तों यदि आपका बिजनेस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हैं और विद इन द स्टेट करते हैं तो आप पर कौन सा जीएसटी लगेगा और किस तरह से आपको पे करना पड़ेगा वो मैं प्रेजेंट करता हूं बोर्ड पे और उसे समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों 4 तरह के जीएसटी हुआ करते हैं। एक होता है सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। फुल फॉर्म की बात करूं तो सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स सर्विसेज टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स सर्विसेज टैक्स एंड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ऑब्वियसली हमारे देश में यूनियन टेरिटरीज भी हैं। धारा 370 के अमेंडमेंट के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया है, स्टेट का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। पहले 29 स्टेट हुआ करते थे, अब 28 स्टेट रह चुके हैं, चूंकि जम्मू कश्मीर को स्टेट के दर्जे से बाहर निकाल दिया गया है आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट के बाद, और उसे 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया। यानी 7 यूनियन टेरिटरी पहले हुआ करते थे, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी में कवर है। पर जम्मू कश्मीर को सर जीएसटी के लिए एक स्टेट माना गया है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिसे जीएसटी के लिए स्टेट माना गया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक तो है दिल्ली, एक पौंडीचेरी है और एक जम्मू एंड कश्मीर। तो सर ये एक है आईजीएसटी। अब ये देखिए मैंने बनाया स्टेट्स, ये स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, यूनियन टेरिटरी है, ये स्टेट 3 है। इससे पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ जाएगा ये 4 तरह के टैक्स कब लगा करते हैं। यदि आप यहां से स्टेट 1 में ही सप्लाई कर रहे हैं, यानी सर इसको बोलते हैं जीएसटी की लीगल लैंग्वेज में लोकेशन ऑफ सप्लायर, यानी कि जहां सप्लायर बैठा हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। और इसे बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई, पीओएस, ठीक है, पीओएस यानी कि जहां पर उसने सप्लाई की हुई है। जीएसटी में चैप्टर होता है, उसके हिसाब से उसको माना जाता है कि कहां पर सप्लाई की हुई मानी जाएगी, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर जहां से सप्लाई कर रहा है और प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर सप्लाई कर रहा है, यदि वो एक ही स्टेट के अंदर है,
विद इन द सेम स्टेट है या विद इन द सेम यूनियन टेरिटरी है, यानी कि यहां ये यूनियन टेरिटरी है, यहां से यहां पर सप्लाई कर रहा है सर, ये लोकेशन ऑफ सप्लायर है, ये प्लेस ऑफ सप्लाई है, ये विद इन द सेम यूटी के अंदर सप्लाई कर रहा है या विद इन द सेम स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहा है, तो सर उसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, उसे कहते हैं विद इन द स्टेट सप्लाई। और उस पर दो तरह के टैक्स लगा करते हैं। पहला टैक्स होता है सर सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और साथ में लगा करता है एसजीएसटी यदि वो स्टेट है तो, यदि वो स्टेट है तो। और यदि वो यूनियन टेरिटरी के अंदर ही सप्लाई कर रहा है तो सर सीजीएसटी के साथ लग जाता है यूटीजीएसटी, यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो टैक्स तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर हमेशा लगने हैं। यदि ये स्टेट के अंदर है तो सर यहां पर एसजीएसटी आ जाएगा सीजीएसटी के साथ, और यदि ये यूनियन टेरिटरी के अंदर है तो यहां पर सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी आ जाएगा। अब देखते हैं सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि सप्लाई की जाए या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी के अंदर सप्लाई की जाए तो सर वहां पर कौन सा टैक्स लगता है और वो कौन सी सप्लाई कहलाती है। यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई विद इन द सेम स्टेट ना होकर दूसरे स्टेट में है। मान लीजिए ये यहां से सप्लाई कर रहे हैं स्टेट 2 के अंदर, तो ऑब्वियसली अब ये लोकेशन ऑफ सप्लायर कहलाएगा, ये पॉइंट ऑब्वियसली सर, और ये कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर सप्लाई की हुई है। यानी कि S1 से सप्लाई सर S2 में हुई है तो ये इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी सर? इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई पर सर कौन सा टैक्स लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई पर सर लग जाता है आईजीएसटी, यानी कि सर ये 4th नंबर वाला टैक्स आईजीएसटी सर लग जाता है। ठीक है, तो चारों टैक्स आपको समझ में आए, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये साथ लगा करते हैं। सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी भी लग सकता है यदि वो विद इन द यूटी सप्लाई है तो। और आईजीएसटी कब लगता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई है या एक स्टेट से दूसरी यूटी में सप्लाई है। मान लीजिए इन्होंने यहां से सप्लाई यहां पर की तो सर S1 से यूटी में इन्होंने सप्लाई की तो ये भी इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी और यहां पर आईजीएसटी लग जाएगा सर। मान लीजिए यूटी से इन्होंने S3 में सप्लाई करी तो सर ये भी इंटर स्टेट सप्लाई है और यहां भी आईजीएसटी लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोस्तों आपको जीएसटी के नॉर्मल जानकारी दी, इंट्रोडक्शन दिया। इसमें 4 तरह के टैक्स होते हैं और कब कब कहां टैक्स लगा करते हैं। थोड़ी सी बात और जोड़ दूं कि भारत में जीएसटी आने से पहले 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। कितने? 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि जैसे मैं एक व्यक्ति हूं इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड, तो मुझ पर हो सकता है उन 17 में से 4 लगते हो, 5 लगते हो, 6 लगते हो, 8 लगते हो, पूरे के 17 लगते हो। तो मुझ पर बहुत ज्यादा समस्या थी सर। मुझे 17 तरह के डिपार्टमेंट में टैक्स देना पड़ता था, 17 तरह के रजिस्ट्रेशन मुझे लेने पड़ते थे और मेरे साथ बहुत परेशानी थी सर, है ना। और कस्टमर को भी वो 17 तरह के टैक्स लगने के कारण गुड्स महंगा हो जाता था। तो सर जीएसटी का क्या फायदा हुआ? 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया गया और वन नेशन वन टैक्स आपके लिए लाया गया, जिसे कहते हैं जीएसटी। और सर ये लगता है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर कितने तरह का होता है और कब कब किस किस तरह की सप्लाई पर कौन कौन सा लगता है। तो दोस्तों आपको मैं समझता हूं सामान्य जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो ये सभी नॉलेज आपको मोटा मोटी तौर पर होनी चाहिए दोस्तों। तो अब अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।